प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान के चाबहार पोर्ट की। भारत ने समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट पर एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत और ईरान ने 2 दशकों से अधिक समय से चल रहे प्रयासों के बाद चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। मिंट ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार देश में आम चुनाव के बाद इस अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। चुनाव के बाद भारत के जहाजरानी मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के ईरान का दौरा करने की योजना है, जहां भारत की मदद से विकसित इस बंदरगाह पर देश के नियंत्रण का रास्ता खुलेगा। नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने मिंट से इस बारे में पुष्टि की है। सिस्तान बलूचिस्तान के समुद्र पर स्थित इस रणनीतिक महत्व के बंदरगाह को भारत ने विकसित किया है। ईरान दूतावास के एक प्रतिनिधिमंडल ने मिंट को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अंतिम चरण में है। हम भारतीय प्रतिनिधिमंडल के ईरान जाने का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी दूतावास के प्रवक्ता महदी अफसदरिया ने बताया कि यह दोनों पक्षों के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद समझौता है। हालांकि उन्होंने अनुबंध के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। ईरान और भारत के बीच इस डील से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने जा रहा है। भारत और ईरान 2003 से चाबहार पर साथ। साल 2003 में ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली और तेहरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर सहमति बनी थी। इसके तहत भारत चाबहार बंदरगाह के साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास में भी मदद करने को सहमत हुआ था। चाबहार पोर्ट भारत की दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके चलते भारतीय सामानों को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक प्रवेश द्वार मिलता है। वहीं ईरान के लिए भी यह पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके खुलने से ईरान के बंदर अब्बास पर दबाव कम होगा। देश से 80% समुद्री व्यापार होता है। साथ ही चाबहार पोर्ट पूरी तरह से चालू होने से होर्मुज जलडमरू मध्य पर भी दबाव कम होगा। हालांकि इसके बावजूद चाबहार पर काम उस तेज़ी से नहीं बढ़ा जिसकी उम्मीद की गई थी। अब 2 दशक के बाद भारत और ईरान बंदरगाह के विकास को गति देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। मामले के जानकार के मुताबिक ये अनुबंध 10 साल के लिए हो सकता है। अब तक दोनों पक्षों ने 1 साल के छोटे अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार मध्यस्थता पर असहमति के चलते दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत अटकी हुई थी, लेकिन अब दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर बनाए गए नियमों के तहत मध्यस्थता की अनुमति देगा। इस पोर्ट के बनने से सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान चीन को लगने जा रहा है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट के करीब ही है। ग्वादर पोर्ट को विकसित करने में चीन ने भारी निवेश किया है। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर से मध्य एशिया का दरवाज़ा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाबहार के बनने से उसका प्लान फेल हो गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तो पाकिस्तान के रास्ते अपना व्यापार लगभग समेट लिया है। तालिबान सरकार आने के बाद से अफगानिस्तान का अधिकांश व्यापार ईरान के चाबहार के रास्ते हो रहा है। यही नहीं, तालिबान ने चाबहार पोर्ट पर बुनियादी ढांचे में निवेश का ऐलान भी किया है। आइए हम तुर्की के बारे में बात करें। भारत के मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर में शामिल नहीं किए जाने से भड़के तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को इराक, तुर्की, कतर और यूएई ने बगदाद में एक नए रोड कॉरिडोर को बनाने पर प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए रोड प्रोजेक्ट को बनाने पर 17 अरब डॉलर का भारी भरकम खर्च आएगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति 13 साल बाद इराक के दौरे पर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि यह नया कॉरिडोर स्वेज नहर और भारत के बनाए जा रहे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को चुनौती देगा। इससे पहले भारतीय कॉरिडोर में शामिल नहीं किए जाने से भड़के खलीफा अर्दोगन ने धमकी दी थी कि तुर्की के बिना कोई भी कॉरिडोर सफल नहीं होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट में कुवैत को शामिल नहीं किए जाने से वो भड़क उठा था। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अब तुर्की का सपना सच होता दिख रहा है। 2 सप्ताह पहले ही इराक ने कुवैत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था ताकि एक टेलीकॉम रूट को तैयार किया जा सके जो यूरोप से जुड़ेगा। इससे खाड़ी के देशों और यूरोप के बीच कनेक्शन सीधा जुड़ जाएगा। वहीं ज़मीनी कॉरिडोर से इस इलाके की आर्थिक गति मिलेगी जिसकी उनको ज़रूरत है। 1 साल पहले ऐलान किया गया था कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनेगा जो खाड़ी के देशों को तुर्की से रोड और रेल से जोड़ेगा। इस योजना के तहत इराक के बसरा प्रांत से तुर्की की सीमा के उत्तर तक 1200 किलोमीटर लंबा 2 तरफा रेल ट्रैक और नया मोटरवे बनाया जाना है। इसका नाम द डेवलपमेंट रोड दिया गया है, जिसे चीन के अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट से बड़ी चुनौती मिलेगी। BRI प्रोजेक्ट चीन की दुनिया के 150 देशों से कनेक्ट करता है। वहीं भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर G20 सम्मेलन के दौरान पिछले साल नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया था। इस IMEC प्रोजेक्ट को अमेरिका का पूरा समर्थन मिल रहा है जो भारत को सीधे यूरोप से जुड़ेगा ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और ट्रांसपोर्ट में आने वाले खर्चों को कम किया जा सके। तुर्की और भारतीय दोनों ही कॉरिडोर प्रोजेक्ट में UAE शामिल है। भारतीय कॉरिडोर UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल के रास्ते यूरोप को जोड़ेगा। पिछले साल मई महीने के इराक ने खाड़ी देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरों को बुलाया था। इस सम्मेलन के दौरान केवल कतर, UAE और सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी। इसके बाद तुर्की ने UAE और कतर को इस प्रोजेक्ट में शामिल कराया। ऐसी उम्मीद थी कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा, लेकिन उसने झटका दे दिया।
माना जा रहा है कि सऊदी अरब अभी भारतीय कॉरिडोर पर ही अपना फोकस करना चाहता है। इराक को पूरा भरोसा है कि क्षेत्रीय ताकतें तुर्की, यूएई या कतर के शामिल होने से प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। प्लान के मुताबिक हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी जो सामान्य यात्रियों को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगी। तुर्की के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीकेके का खतरा। इराकी कॉरिडोर के रास्ते में तेल और गैस पाइपलाइन बनाने का भी प्लान है। ऐसा अनुमान है कि इस डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट से हर साल $4 अरब का राजस्व प्राप्त होगा, में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। इराक का दावा है कि भारतीय कॉरिडोर के मुकाबले इसमें कम लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट होंगे, जिससे कम खर्च लगेगा और समय भी बचेगा। इस प्लान में सबसे खास बात है कि इसमें इसराइल को बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरी खाड़ी इलाके में माहौल गर्म है। वहीं भारतीय परियोजना में इसराइल की अहम भूमिका होगी। इसराइल की इसमें तुर्की को शामिल किया गया, जो यूरोप को जोड़ेगा। हालांकि तुर्की और इराक की इस महायोजना की रास आसान नहीं है। इस इलाके में कई ऐसे आतंकी और विद्रोही गुट हैं जो अक्सर हिंसा को अंजाम देते रहते हैं। सबसे बड़ा खतरा तुर्की को है, जो कुर्द संगठन पीकेके के हमलों से जूझ रहा है। इस बीच कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किए जाने से कुवैत भड़क उठा है। इस प्रोजेक्ट को कुवैत के मुबारक पोर्ट के पास इराक के फ़ा पोर्ट से शुरू किया जाना है, लेकिन कुवैत को शामिल नहीं किया गया है। इससे कुवैत में लोग बहुत नाराज़ हो गए हैं। कुवैती की संसद के 1/3 सांसदों ने इसे सरकार की सफलता करार दिया है, उन्हें गंभीर कदम उठाने के लिए कहा है। आइए हम बात करते हैं उस लड़की की जो पाकिस्तान की है, जिसे हिंदुस्तानी दिल लगाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट की दास्तान तो देश के बंटवारे के बाद से ही चली आ रही है, लेकिन एक दिल ने दोनों की दूरी को कुछ पलों के लिए ख़त्म कर दिया है। भारत के डॉक्टरों ने पाकिस्तान की लड़की के सीने में जब हिंदुस्तानी लड़के का दिल धड़काया, तो पाकिस्तानी भी इसके मुरीद हो गए। कराची की रहने वाली आयशा रशन पिछले 5 सालों से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। 2019 में वो इलाज के लिए भारत आई। डॉक्टरों ने उसे पेस मेकर लगाया था, लेकिन वापस पाकिस्तान पहुंचने के बाद फिर उसे दिक्कत आने लगी। इसके बाद डॉक्टर ने आयशा को हृदय प्रत्यारोपण कराने की सलाह दी। आखिरकार आयशा के लिए एक भारतीय लड़के का दिल मैच हुआ, जिसके बाद चेन्नई के अस्पताल में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। खास बात यह रही कि इस ट्रांसप्लांट के लिए आयशा से डॉक्टरों ने एक भी पैसा नहीं लिया। ये खबर पाकिस्तान में पहुंचने के बाद हर कोई भारतीय डॉक्टरों का फ़ैन हो गया। पाकिस्तान की यूट्यूबर आरजू काजमी के कार्यक्रम में पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरान ने कहा कि भारतीय डॉक्टर ने जो किया उसके लिए पूरे पाकिस्तान को भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तरान ने पाकिस्तानी लड़की की सर्जरी करने वाले डॉक्टर KR बालाकृष्णन और डॉक्टर सुरेश राव को अपना हीरो बताते हुए कहा कि मेरा दिल करता है कि जाकर उनके हाथ चूम लूँ। उन्होंने न सिर्फ इस बच्ची का इलाज किया, बल्कि 35 लाख का खर्च भी अपनी जेब से दिया। तरान ने कहा कि हर पाकिस्तानी को डॉक्टर बालकृष्णन का इंटरव्यू सुनना चाहिए, जो उन्होंने पाकिस्तानी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह बताया है। तरान ने कहा कि भारत के लोग किस तरह से मोहब्बत से भरे हुए हैं, ये घटना उसका सबूत है। उन्होंने कहा कि वे खुद भारत जाकर देख चुके हैं। उन्होंने कहा इससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक पाकिस्तानी बच्ची किसी भारतीय का दिल लेकर कराची आ रही है। तरान ने कहा कि अब वो लड़की कह सकती है कि दिल है हिंदुस्तानी। उन्होंने पाकिस्तान से लोगों से अपील की उसे देखें, इस बात को समझें कि भारत उनके लिए कितना अच्छा है। पाकिस्तान के लोगों को भारत के रिश्ते ठीक करने पर जोर देना चाहिए। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कार्डियक अरेस्ट के बाद आयशा पहली बार भारत आई थी। उस समय डॉक्टर बालाकृष्णन ने हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। इसके बाद आयशा को डोनर की वेट लिस्ट में रखा गया। डोनर मिलने में समय था, लेकिन आयशा का दिल ठीक स्थिति में नहीं था। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे बाईं तरफ पेसमेकर लगा दिया। 2023 में उनके दिल में दाईं तरफ भी समस्या आ गई। आयशा की मां ने बताया कि अपनी बच्ची को इस तरह से देखना असहनीय था। आयशा के परिवार ने भारत में डॉक्टर से बात की, बताया कि वो सर्जरी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें भारत आने के लिए कहा। डॉक्टर बालाकृष्णन बच्ची को ठीक करने का इरादा कर चुके थे, लेकिन अब समस्या डोनर की थी। आखिरकार 31 जनवरी को इंतजार खत्म हुआ, जब चेन्नई के MGM हेल्थकेयर से एक फ़ोन कॉल आयशा के परिवार को पहुंची। उन्होंने बताया कि आयशा के लिए एक 69 वर्षीय ब्रेन डेड मरीज का हार्ट मिल गया है। आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के माध्यम से डाले गए वोट का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT के साथ मिलान कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी और कहा कि तंत्र के किसी भी पहलू पर आंख मूंद कर अविश्वास करना बिना वजह संदेह पैदा कर सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सहमति जताने वाले 2 फैसले सुनाए और इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र का अर्थ सद्भाव और सभी संस्थाओं में भरोसा बनाए रखने का प्रयास करता है। न्यायालय ने 2 निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने फैसले में निर्वाचन आयोग को मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में चिन्ह लोड करने वाली स्टोर यूनिट्स को 45 दिनों के लिए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने EVM निर्माताओं के इंजीनियरों को यह अनुमति दी कि वे परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले
उम्मीदवारों के अनुरोध पर मशीन के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले शुल्क देना होगा। पीठ ने कहा कि अगर सत्यापन के दौरान यह पाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो उम्मीदवार द्वारा दिया गया शुल्क उसे लौटाया जाएगा। एक ईवीएम में 3 इकाइयाँ होती है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। इन तीनों में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग औचक तौर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, तंत्र या संस्थाओं के मूल्यांकन में संतुलित रुख बनाए रखना अहम है, लेकिन तंत्र के किसी भी पहलू पर आंख मूंद करके विश्वास करना अनुचित संदेह पैदा कर सकता है। पीठ ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग इस बात की जांच कर सकता है क्या वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या बार कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के अलावा उससे समक्ष 3 याचिकाएं ऐसी भी आई जिनमें कहा गया कि सत्यापन के लिए मतदाताओं को वीवीपैट पर्चियाँ सौंपी जाएं और मतगणना के लिए उसे मतपेटी में डाला जाए। साथ ही वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जाए। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, हमने उन सभी को खारिज कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।